हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द क्लिनिकल क्लासरूम में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इसमें देखते हैं हम डेफिनेशन कि सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन विद एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड डिक्रीज इलास्टिक कॉयल। सीओपीडी एक ग्रुप ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है जिसमें एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है विद एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एंड डिक्रीज इलास्टिक कॉयल इन एम्फाइसेमा। सीओपीडी में हम दो बीमारियों को कंसिडर करते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। तो सीओपीडी है एक ग्रुप ऑफ पल्मोनरी डिसऑर्डर जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। तो सीओपीडी इनकम्पासेस टू टाइप्स ऑफ क्रॉनिक एयरवे डिजीज। सीओपीडी दो टाइप ऑफ क्रॉनिक एयरवे डिजीज को कंसिडर करता है जिसमें आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर देखें कि सीओपीडी के कॉजेज क्या है, सीओपीडी कैसे होता है। तो उसमें मेन आता है जो वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग मेन कॉज है सीओपीडी का। फिर आता है ऑक्यूपेशनल केमिकल्स एंड डस्ट। ऑक्यूपेशनल जो हजार्ड्स हैं जो फैक्ट्रीज माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल जो केमिकल्स से वो एक्सपोज होते हैं एंड जो डस्ट का एक्सपोजर होता है वो एक रिस्क फैक्टर है सीओपीडी कॉज करने का। सच एज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लंबे समय से एक्सपोज हैं डस्ट वेपर्स इरिटेंट्स और फ्यूम से, तो उन्हें एक ये एटियोलॉजी की तरह काम करता है। फिर आता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज साइनोसाइटिस, साइनस का इन्फ्लामेशन हो जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं सीओपीडी कॉज कर सकता है। एयर पॉल्यूशन, एयर का पॉल्यूट हो जाना। हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है। एंड एजिंग। अब देखते हैं हम इंडिविजुअली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई दैट कॉजेज इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड क्रॉनिक कफ persist for at least 3 months in each of 2 consecutive year। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, कंडीशन है जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, दैट कॉजेज इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। क्रॉनिक ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है एंड क्रॉनिक कफ परसिस्ट। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है और क्रॉनिक कफ परसिस्ट करता है फॉर 3 महीने से ज़्यादा, फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 महीने से ज़्यादा लगातार 2 साल में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बना हुआ है ब्रोंकाई का और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है और परसिस्ट कर रहा है कफ मोर देन 3 मंथ्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे? तो इसमें आता है क्रॉनिक कफ, कफ काफ़ी ज़्यादा होगा, कफ यानी खांसी, बार बार इंडिविजुअल को खांसी आएगी। फिर आता है प्रोडक्टिव स्पूटम। प्रोडक्टिव स्पूटम का मतलब होता है कि इट इंडिकेट दैट एयरवेज आर प्रोड्यूसिंग एक्सेस सिक्रीशंस ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन। प्रोडक्टिव स्पूटम जो सिम्टम है ये इंडिकेट करता है कि जो एयरवे है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेस स्पूटम, एक्सेस सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी वजह से? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन की वजह से। और जो स्पूटम होगा वो कैसा होगा? कोपियस एंड म्यूकोपुरुलेंट। कोपियस का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, उसे बोलते हैं कोपियस। एंड म्यूकोपुरुलेंट का मतलब होता है कि स्पूटम कंटेन्स बोथ म्यूकस प्लस पस। म्यूकोपुरुलेंट, म्यूको यानी म्यूकस, पुरुलेंट मतलब पस। तो इसमें आता है क्रॉनिक कफ, प्रोडक्टिव स्पूटम जो कि कोपियस एंड म्यूकोपुरुलेंट होता है। डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने मिलेगी। विजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, जब पेशेंट सांस लेगा तो आवाज़ आएगी, विजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, इंडिविजुअल को चेस्ट टाइटनेस फील होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने मिलेगी। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, एक्सपायर जब करेगा इंडिविजुअल तो काफ़ी लंबे समय तक एक्सपायर करेगा, यानी प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। एक्टिविटी इनटॉलरेंस, इंडिविजुअल की लिमिटेड एक्टिविटी हो जाएगी, लिमिटेड एक्टिविटी, क्योंकि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, डिस्निया हो रही है, तो वो फिजिकल एक्टिव नहीं रह पाएगा। फिर आता है फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार उसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल इन रेस्पिरेशन, नॉर्मली जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हम एक्सेसरी मसल्स का यूज़ नहीं करते, पर ऐसे कंडीशन में जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो रही है, डिस्निया हो रहा है, तो वहाँ इंडिविजुअल एक्सेसरी मसल का यूज़ करेगा रेस्पिरेशन में। सीवियर केसेस में अगर बात करें तो पेशेंट में डेवलप साइनोसिस, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा टिश्यू का, हाइपोक्सिया कंडीशन होगी तो साइनोसिस डेवलप होगा। हाइपोक्सीमिया यानी डिक्रीज O2 इन ब्लड, और कोर पल्मोनेल देखने मिलेगा। कोर पल्मोनेल क्या है?
कि ये एक कंडीशन है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी हो जाती है। जो हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज इंक्रीज हो जाना। तो राइट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इवेंचुअली राइट हार्ट फेलियर ये कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम पैथोलॉजी की बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, यानी गॉबलेट सेल का नंबर बढ़ जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ऑफ गॉबलेट सेल, तो इससे क्या होगा कि नंबर बढ़ गया गॉबलेट सेल का, तो इंक्रीज हो जाएगा म्यूकस का प्रोडक्शन। अब म्यूकस एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इम्पेयर करेगा म्यूकोसिलरी फंक्शन को। जो ये ब्रोंकियल्स है हमारा, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसको एक्सपेल आउट, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करता है। जो हमें खांसी और छींक आती है वो सीलिया के मूवमेंट की वजह से होता है। एक रिस्पॉन्स है बॉडी का कि जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने का। तो यहाँ एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से सीलिया का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा, विच लीड्स टू डिसअपियरेंस ऑफ सीलिया। एंड फिर हमें देखने मिलेगा कि नैरो एयर पासेज। अब म्यूकस का सिक्रेशन हो गया तो ये लाइन किए हुए हैं इंटरनल लाइनिंग को म्यूकस, तो ये जो पाथवे हो जाएगा वो नैरो हो जाएगा। तो नैरो एयर पासेज, अल्टर्ड फंक्शंस ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस है उनका फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा और हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स अपीयर किसके? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी हमने पढ़ा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, दैट कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वो म्यूकस प्रोडक्शन करता है। कफ परसिस्ट रहता है फॉर एटलीस्ट 3 months फॉर 2 consecutive ईयर। अब बात करते हैं हम एम्फाइसेमा की। तो एम्फाइसेमा क्या होता है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस। एयर स्पेस यानी एल्वियोलाई की बात हो रही है। एम्फाइसेमा एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें परमानेंट ओवर डिस्टेंशन हो जाता है। ये अगर हमारी एल्वियोलाई है तो इनका ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा, एबनॉर्मली परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ एयर स्पेस accompanied by डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। ये ओवर डिस्टेंशन के साथ साथ इसके वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इटियोलॉजी क्या है इसके कॉजेज क्या है एम्फाइसेमा होने के? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। एग्जैक्ट कॉज नॉट नोन। एम्फाइसेमा का एग्जैक्ट कॉज नोन नहीं है, बट यूजुअली इट इज सीन इन स्मोकर्स, यानी जो इंडिविजुअल स्मोक करता है उनमें एम्फाइसेमा होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और दूसरा कॉज की बात करें तो इसमें इंजाइम प्रोटीएज एंड इंजाइम इलास्टेज ये डिस्ट्रॉय करते हैं कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग। इंजाइम प्रोटीएज एंड इलास्टेज डिस्ट्रॉय कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग। फिर आता है ड्यू टू ब्रेक डाउन इन लंग्स नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज अल्फा एंटीट्रिप्सिन। इसके ब्रेकडाउन से हो सकता है, ये कॉज हो सकता है एंजाइम जो डिस्ट्रॉय करे कनेक्टिव टिश्यू को, उससे हो सकता है, या स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसेमा हो सकता है। एम्फाइसेमा क्या होता है कि परमानेंट ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा एल्वियोलाई का, along with destruction of alveolar walls। अब टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा की बात करें कि एम्फाइसेमा कितने तरह का होता है, तो हमें 3 टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा देखने मिलता है। पहला होता है पेन लोब्यूलर एम्फाइसेमा। पेन लोब्यूलर एम्फाइसेमा में क्या होता है कि बोथ ब्रोंक्यूल्स, जो दोनों ब्रोंक्यूल्स हमारा यहाँ ट्रैकिया डिवाइड होता है ना, लेफ्ट और राइट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, तो बोथ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई आर डिस्ट्रक्टेड। इसमें क्या होता है कि दोनों ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई डिस्ट्रक्टेड हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है इनका। ये कॉमनली अफेक्ट करते हैं लोअर लोब्स ऑफ लंग। पेनिलोब्यूलर एम्फिसेमा में हमें लोअर लोब का डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है कॉमनली, और यूजुअली सीन इन स्मोकर्स। अभी हमने बात करी थी स्मोकर्स की, तो ये कॉमन होता है स्मोकर्स में। कौन सा टाइप? पेन लोब्यूलर एम्फाइसेमा। पेन एसिनार एम्फाइसेमा की बात करें, इसे हम पैरासेप्टल एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है एल्वियोलाई इन लोअर लोब्स, यूजुअली एसोसिएटेड विथ अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। पेन एसिनार एम्फाइसेमा क्यों होता है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से।
इट कॉजेज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब ये एम्फाइसेमा होने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कॉज कर सकता है। फिर आता है थर्ड एम्फाइसेमा, सेंट्री एसिनार एम्फाइसेमा, जिसे हम सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसेमा भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसेमा कौन सा देखने मिलता है तो वो है सेंट्री एसिनार। स्मोकर्स में कौन सा कॉमन है तो वो है पैन लोब्यूलर। और किस एम्फाइसेमा में अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें आता है पैन एसिनार एम्फिसेमा। सेंट्री एसिनार मोस्ट कॉमन टाइप है। ब्रोंक्यूल्स ऑफ अपर लोब आर डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है कि अपर लोब ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एल्वियोलर सैक्स रिमेन इंटैक्ट, लेकिन इसमें एल्वियोलर जो सैक है, एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन इंटैक्ट, वो उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो सही रहता है। पर इसमें जो अपर लोब है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें कि एम्फाइसेमा में क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलते हैं, तो पहला आता है प्रोग्रेसिव डिस्निया, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। प्रोग्रेसिव यानी बीमारी के ऑनसेट के साथ साथ ये प्रोग्रेस करते रहेगा। प्रोग्रेसिव डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंडिविजुअल को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होगा, वो ब्रीदिंग कर रहा है पर उसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। लेट स्टेज में है डिस्निया देखने मिलेगा जो कि सीवियर हो जाएगा। मिनिमम कफ विथ नो स्पूटम, मिनिमम कफ होगा विद नो स्पूटम, इसमें हमें स्पूटम देखने नहीं मिलेगा। यही हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें प्रोडक्टिव स्पूटम था, प्रोडक्टिव स्पूटम प्रेजेंट था। वही एम्फाइसेमा में मिनिमम कफ विथ नो स्पूटम। डिमिनिस्ड ब्रीथ साउंड हमें सुनने नहीं मिलेगा। ऐसे नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो अगर नॉइज़ नहीं है तो हमें ब्रीथ साउंड सुनाई देती है, तो यहाँ ब्रीथ साउंड कम हो जाएगा। डिमिनिश टैकीपीनिया, टैकीपीनिया मतलब इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, रेस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा और एक्सपायरेशन भी काफ़ी लंबे टाइम तक होगा। जैसे नॉर्मली सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल वाला ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन। यूज़ ऑफ इंटरकोस्टल एंड एक्सेसरी मसल्स फॉर रेस्पायरेशन। अब चूंकि इंडिविजुअल को डिस्निया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, इंटरकोस्टल और एक्सेसरी मसल का यूज़ करेगा रेस्पायरेशन के लिए। अब इससे क्या अपीयर होगा कि उसका चेस्ट काफ़ी एंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल एस्पेक्ट से देखें तो हमें मूव होते दिखेगा, तो जिसे हम चेस्ट ब्रीदर कहते हैं। एम्फाइसीमा के पेशेंट में हमें चेस्ट ब्रीदिंग देखने मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि इंटरकोस्टल और एक्सेसरी मसल का वो यूज़ कर रहे हैं रेस्पायरेशन के लिए। बैरल चेस्ट यानी इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। अब वो यूज़ कर रहे हैं इंटरकोस्टल और एक्सेसरी मसल, तो क्या होगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है अगर इंडिविजुअल अगर ऐसे प्रेजेंट है तो ये आगे एंटीरियर और बैक साइड पोस्टीरियर हो जाएगा, तो जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, जो बैरल चेस्ट अपीयर होगा, इसी को बोलते हैं बैरल चेस्ट, यानी इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट। फ्लैटेंड डायफ्राम, डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, इस पे हमारा लंग्स ऐसे स्टैंड कर रहा है, दोनों डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है, तो एम्फाइसीमा में हमें क्या देखने मिलेगा कि ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। फिर आता है वेट लॉस हो जाएगा, साइनोसिस देखने मिलेगा। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीओपीडी। अभी जो हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे वो था एम्फाइसीमा का। अब सीओपीडी का हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है। तो प्रोग्रेसिव डिस्निया, सीओपीडी एक्चुअली में ये ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइसीमा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में जो सिम्टम्स हमें मिलेंगे। प्रोग्रेसिव डिस्निया हमने देखा था एम्फाइसीमा में, डिमिनिश ब्रीथ साउंड एम्फाइसीमा में, कफ विथ प्रोडक्टिव स्पूटम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा में, फ्लैटेंड डायफ्राम एम्फाइसीमा में, चेस्ट ब्रीदिंग एम्फाइसीमा में, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन इटियोलॉजी है, हमने बात करी थी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो, तो ये एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देखा था हमने, साइनोसिस एंड हेमोप्टाइसिस यानी ब्लड इन कफ यानी स्पूटम, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो
इसकी वजह से क्या होगा कि क्रोनिक ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। अब इन इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूअस ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉज करेगा। इसमें क्या हमें देखने मिलेगा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस होगा, ब्रोंकियल एडिमा देखने मिलेगा, ठीक है, एंड ब्रोंकोस्पाज्म एंड इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी फंक्शन। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमने ये बात करी थी कि म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल्स का एडिमा हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और सिलियरी का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा। वही बात करें कि डिक्रीज जब हो जाएगा अल्फा एंटीट्रिप्सिन, तो ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग। अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो इलास्टिन है लंग्स में वो डिक्रीज हो जाएगा, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से एम्फाइसीमा कॉज होगा। तो एम्फाइसीमा में हमने देखा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा, एल्वियोला के जो सेप्टा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, जो एल्वियोलाई है उनका ओवर डिस्टेंशन हमने बात करी थी, ओवर डिस्टेंशन हो जाता है यानी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग। फिर आता है एयर वे इंस्टेबिलिटी, एयर वे की इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी एंड इंक्रीज एयर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंबाइंड सिम्टम्स मिला के क्या होगा कि एयरवे ये ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयर ट्रैप हो जाएगा लंग्स में और एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एबनॉर्मल वेंटिलेशन, ये नॉर्मल वेंटिलेशन तो नहीं है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होना, एयर का ट्रैप होना, ये नॉर्मल नहीं है, यानी एबनॉर्मल वेंटिलेशन, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया, लो ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। तो इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है जिसे हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ये होगी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है सीओपीडी का? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आता है सीओपीडी का कोर पल्मोनल। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट का हाइपरट्रॉफी हो जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है साइज, इंक्रीज साइज ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट विद और विदाउट हार्ट फेलियर। इसमें हार्ट फेलियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रिजल्टिंग इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो कि रिजल्ट करेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। दूसरा कॉम्प्लिकेशन आता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने मिलेगा अगर डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी, अगर हमने टाइम पे ट्रीट नहीं किया डिजीज़ को, तो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ बढ़ेगी। फिर आता है लंग कैंसर, मैलिग्नेंसी देखने मिल सकती है। GERD, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ये क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ CO2 की वजह से हमने बात करी थी कि इंडिविजुअल प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कर रहा है, यानी CO2 को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है, तो वो रिटेन हो जा रहा है CO2। तो क्रोनिक रिटेंशन ऑफ CO2 की वजह से आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा। नॉर्मली PaCO2 की वैल्यू होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की 35 to 45 mm of Hg, पर रिटेंशन ऑफ CO2 की वजह से क्या होता है कि आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हाइड्रो क्लोराइड यानी HCl का प्रोडक्शन स्टमक में बढ़ जाता है, जो कि GERD कॉज करता है। एंजाइटी हो सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि डायग्नोसिस क्या है COPD का। तो हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे इंडिविजुअल की कि कहाँ काम करता है, प्रेजेंट पास्ट मेडिकल ऑक्यूपेशनल सारी हिस्ट्री लेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें देखने मिलेगा कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी रिस्पॉन्स है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कर रहा है इंडिविजुअल। विजिंग ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायर करते समय वो विजिंग सी साउंड निकालता है। बैरल चेस्ट देखने मिलेगा। यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल का यूज़ करेगा। एंड एडिमा इन एंकल, अगर एडिमा इन एंकल हमें देखने मिल रहा है इंडिविजुअल में, तो वो कहीं ना कहीं कार्डियक का इन्वॉल्वमेंट है उस पेशेंट में। फिर आता है स्पायरोमेट्री टेस्टिंग, स्पायरोमीटर से टेस्टिंग करेंगे। PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ABG एनालिसिस करेंगे जिसमें हमें हाइपोक्सिया यानी टिश्यू में कम ऑक्सीजन है, हाइपरकैप्निया यानी एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ CO2 इन ब्लड। हाइपरकैप्निया का मतलब होता है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एबनॉर्मली ज़्यादा है। पल्स ऑक्सीमेट्री से हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखेंगे। चेस्ट एक्सरे करेंगे। मैनेजमेंट की अब बात करें तो ड्रग थेरेपी से हम कैसे मैनेज करेंगे COPD को। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम ब्रोंको डायलेटर दे सकते हैं जो कि ब्रीदिंग को ईजी करे। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है लेस देन 90 और लेस देन 85%, तो हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं।
इफेक्टिव कफिंग टेक्निक सिखा सकते हैं इंडिविजुअल को। B2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या मिथाइल जेंथिन। और सपोर्टिव केयर में हम देंगे न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, गुड हाइड्रेशन, अवॉइडेंस ऑफ क्राउड, अवॉइड इन्वायरमेंटल हजार्ड। स्मोकिंग सिजेशन, अगर स्मोकर है तो उसे स्मोकिंग छोड़ने को बोलेंगे। न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करें तो फ्लूइड इनटेक एडुकेट रखेंगे, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देंगे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देंगे, लिक्विड एंड ब्लेंड डाइट देंगे। ये हमारा COPD कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, एम्पाइमा। एम्पाइमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस, पस का कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस यानी स्पेस बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल। तो लंग और चेस्ट वॉल के बीच में उस स्पेस में पस का कलेक्शन हो जाना, इसे हम एम्पाइमा बोलते हैं। कॉजेज क्या है इसके? एटियोलॉजी प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन अगर है, इन्फेक्शियस प्लूरल इफ्यूजन है, तो ये एम्पाइमा हो सकता है। निमोनिया हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, लंग्स एब्सिस, थोरेसिक सर्जरी हो, कोई चेस्ट ट्रॉमा हो गया हो, या फंगल इन्फेक्शन ऑफ लंग। सो दीज फैक्टर्स विल लीड टू एम्पाइमा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स, एम्पाइमा में हमें कफ देखने मिलेगा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये जो प्लूरल स्पेस है जिसमें हमारा ये दोनों लंग्स स्टैंड करता है, तो ये जो स्पेस है इसमें, इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस, इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाना, पस फिल हो जाना, इसे बोलते हैं एम्पाइमा। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। और चेस्ट पेन कैसा होगा? प्लूराइटिक चेस्ट पेन। इसका मतलब होता है शार्प स्टैबिंग पेन इन चेस्ट दैट वर्सन विद डीप इंस्पायरेशन, कफिंग, स्नीजिंग एंड मूवमेंट। इस चेस्ट पेन जो होगा एम्पाइमा में वो काफ़ी शार्प होगा, स्टैबिंग पेन, यानी ऐसा लगता होगा कि कोई ऐसे चाकू मार रहा है। शार्प, स्टैबिंग, स्टैबिंग का मतलब होता है पेन इन चेस्ट, जो कि और वर्स हो जाएगा, और भी ज़्यादा पेनफुल होगा जब इंडिविजुअल डीप इंस्पायर करता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग या मूवमेंट करता है। तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने मिलेगा। टैकीकार्डिया एंड टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट देखने मिलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मिलेगा, फीवर एंड नाइट स्वेट मिलेगा, जनरलाइज्ड मैलेज। डायग्नोसिस की बात करें एम्पाइमा में, हम क्या क्या देखेंगे डायग्नोसिस के लिए? तो कंप्लीट हम मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे इंडिविजुअल की। असेसमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स को हम एसेस करेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है। डल परकशन, जब हम परकशन करेंगे तो हमें डल सुनाई देगा। एब्सेंट होगा ब्रीथ साउंड ऑन एस्कल्टेशन, एस्कल्टेशन करने पे हमें ब्रीथ साउंड एब्सेंट मिलेगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे, थोरासेंटेसिस करेंगे। थोरासेंटेसिस करते हैं टू ऑब्टेन सैंपल ऑफ पस, जो प्लूरल स्पेस में पस फील्ड है उसको ऑब्टेन करेंगे हम। थोरासेंटेसिस एक प्रोसेस है, उससे हम सैंपल ऑब्टेन करेंगे। उस किस लिए करेंगे? फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उस पस का, उस सैंपल का हम कल्चर और सेंसिटिविटी करेंगे ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कौन सा पैथोजन है, किसी इन्फेक्शन की वजह से है, किसी बैक्टीरिया की वजह से है, तो उसके लिए हम थोरासेंटेसिस करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC वगैरह देखेंगे, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, WBC वगैरह देखेंगे, DLC, TLC। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्नोसिस। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एम्पाइमा की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? फाइब्रोथोरैक्स, फाइब्रस फ्यूजन ऑफ विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। पस के फिल होने के वजह से प्लूरल स्पेस में अगर डिजीज प्रोग्रेस करती है और ट्रीटमेंट नहीं होता है तो हमें फाइब्रस फ्यूजन देखने मिलेगा विसरल और पैराइटल प्लूरा का। पता होगा आपको, प्लूरल, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये विसरल मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में प्लूरा फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, तो यूजुअली वहाँ पस का भी पस फील्ड है, तो इसकी वजह से अगर ये डिजीज प्रोग्रेस करती है तो इन दोनों मेम्ब्रेन का फाइब्रस फ्यूजन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं फाइब्रोथोरैक्स। फिर आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मैनेजमेंट की बात करें तो हम अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, थोरासेंटेसिस देंगे। थोरासेंटेसिस यानी एस्पायरेशन ऑफ पस फ्रॉम प्लूरल कैविटी, पस का हम एस्पायरेशन करेंगे प्लूरल कैविटी से। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे। अगर इन केस ऑफ फाइब्रोथोरैक्स की कंडीशन है तो हम डीकॉर्टिकेशन करेंगे। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच प्लूरल फाइब्रस पिल इज रिमूव्ड, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस जिसमें हम प्लूरल फाइब्रस पिल को रिमूव करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो
नर्सिंग क्या क्या रोल है, तो इसमें हम एसेस करेंगे पेशेंट को एंड मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ, पैटर्न एंड अस्कल्टेट द लंग फॉर ब्रीथ साउंड। हम एसेस करेंगे पेशेंट को और मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ, पैटर्न एंड अस्कल्टेट करेंगे लंग्स को ब्रीथ साउंड के लिए। एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, अगर फीवर प्रेजेंट हो तो एंटीपायरेटिक देंगे, पेन प्रेजेंट है तो एनाल्जेसिक देंगे। ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर कम आ रहा है तो हम O2 एडमिनिस्टर करेंगे, O2 एडमिनिस्टर करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में हम फाउलर या सेमी फाउलर दे सकते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे इंडिविजुअल को, प्रोवाइड करेंगे एडिक्वेट फ्लूइड, इनकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज को, एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे ड्रेनेज करते टाइम। ड्रेनेज जब हम करेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, जो पस है उसे हम ड्रेन आउट करने के लिए, प्लूरल कैविटी से निकालने के लिए, तो हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। इंडिविजुअल को हम इनकरेज करेंगे डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस के लिए।